एसवी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। धातु क्या होते हैं, हम आपको बता दें कि तत्व क्या है। सबसे पहले अध्ययन हम करेंगे तत्व क्या है। तो तत्व क्या होते हैं बेटा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के तत्व बनते हैं। इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट्स हैं। कितने तत्व हैं? 118 हैं, जिनको उनकी चालकता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर तत्वों को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। धातु और अधातु और क्या, उपधातु। धातु क्या होते हैं? धातु ये इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं और ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनकी संख्या बेटा 91 है। अधातु क्या होते हैं? जिनमें विद्युत तथा ऊष्मा के क्या हों? कुचालक हों। कहने का तात्पर्य यह है, उनसे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 20 है। और उपधातु वह कहलाते हैं जो धातु और उपधातु अधातु के बीच का कार्य करते हैं। दोनों का साथ, तेरा मेरा साथ, अर्थात इनकी संख्या कितनी? 7। अब हम बात करें धातुओं के बारे में, विशेष अध्ययन करें तो धातु क्या होते हैं? धातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। तो सोडियम क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु। तांबा, पीतल, मिश्र धातु है। रुकिए, धातुओं के हम भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिनके कारण इनका प्रयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। दूसरा, ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तीसरा हम बात करें, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं से लंबे तार खींचे जा सकते हैं। और सबसे लंबा या सबसे अधिक तन्य कोई धातु है तो वो सोना है। यानी सबसे लंबा तार किससे खींचा जा सकता है? सोने से खींचा जा सकता है। आगे बात करें कि इनमें आघात वर्धिनीता का गुण होता है। आघात वर्धिनीता का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धिनीता का गुण होता है। आघात वर्धिनीता का तात्पर्य ये है, धातुओं को पीट करके एक पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे सिल्वर को पीट करके एक पतली चादर बनाना आघात वर्धिनीता का गुण कहलाता है। बेटा, धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और ये धातुएं ठोस भी होती हैं। केवल और केवल एक ही धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है। और हम बात करें कि धातुओं को पीटने पर कैसी आवाज आती है? टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इनके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लें कि द्रव धातु कौन सी है। द्रव धातु में आपकी आती है पारा। सर्वाधिक सुचालक धातु आपकी आती है चांदी। और सर्वाधिक तन्य धातु आपकी होती है सोना। आपकी नरम धातुएं क्या हैं?
नरम धातुएं आपकी सोडियम व पोटेशियम हैं, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम को किससे चाकू से काटा जा सकता है। और हम बात करें कि द्रव धातु कौन सी है, तो आपकी वो क्या है, पारा है। अब हम इनके रासायनिक गुणों की चर्चा करें। बेटा रासायनिक गुणों में जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे हम चर्चा के लिए बता दें आपको, ये मैंने जिंक लिया और जिंक की क्रिया हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि धातु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, तो धातु अम्लों से, ये धातु है जिंक और H2SO4 क्या है, अम्ल है, जो आपस में क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे हम चर्चा करें कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु किससे, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और ये पूछा जाता है धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड बेटा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये इनकी जो धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति होती है बेटा वो क्षारीय प्रकृति की होती है। बेटा धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते थे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, अर्थात अम्लीय प्रकृति की तरह भी वह व्यवहार करते हैं और क्षारीय प्रकृति की तरह भी व्यवहार करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को या ऐसे धातुओं के ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हम बात करें Al2O3, ये कैसा है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ZnO जिंक ऑक्साइड भी एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड PbO ये भी क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। बेटा यहाँ से विकल्प बना है कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, कभी ए दे देते हैं कभी ए दे देते हैं। तो ये तीनों आपके कौन से ऑक्साइड हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 और ZnO और PbO क्या है, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अर्थात धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हों तो ऐसे ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण नोट है जिसमें हम सोडियम और जो पोटेशियम होती हैं एक बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होने के कारण इनको हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये खुला छोड़ेंगे तो वातावरण में ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं, तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। पूछा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, पोटेशियम धातुओं को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण उनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। लेकिन हम वहीं पर बात करें लिथियम, लिथियम भी एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन यह जो है केरोसिन से क्या है, हल्की है, केरोसिन से हल्की है, जिसके कारण ये क्या करने लगती है, तैरने लगती है। और तैरने लगती है इसलिए इसे क्या करते हैं, पैराफिन, क्या पैराफिन में लपेट करके रखते हैं। मतलब लिथियम धातु हल्की होने के कारण एक केरोसिन की सतह पर तैरने लगती है, इसलिए हम लिथियम धातु को हम कहाँ रखते हैं, पैराफिन में लपेट करके रखते। हमारा अगला नोट है धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं,
धातु ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम आपको बता दें, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये क्या करती हैं, ठंडे जल से भी क्रिया कर लेती हैं, और ठंडे जल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। साथ ही साथ हम बात करें, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये भाप से क्रिया करती हैं। भाप यानी वाष्प, जल वाष्प से क्रिया करती है, भाप से, और भाप से क्रिया करके भी कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जबकि लेड, कॉपर, मरकरी ये जल के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करती हैं, कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कहने का तात्पर्य ये भाप से क्रिया करती हैं, गर्म जल से क्रिया करती हैं। जबकि लेड, कॉपर, मरकरी जल से किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। हमारा टॉपिक है अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज क्या होता है, अम्लों का राजा। और अम्लराज कैसे बनाया जाता है, तो बेटा सांद्र HCl लें, क्या लें, सांद्र HCl व सांद्र HNO3 लें, और इनका 1:3 का मिश्रण लें। कहने का तात्पर्य, अगर 1 भाग हम HCl का लें तो उसमें 3 भाग HNO3 के मिले हों, तो इस मिश्रण से बने हुआ विलयन क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। यह एक भभकता हुआ द्रव होता है और ये बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। और संक्षारक प्रकृति के होने के कारण ये सोना, Au, प्लेटिनियम जैसी निष्क्रिय धातुओं को गला देता है, गला देने की क्षमता रखता है। अम्लराज क्या होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के 1:3 का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, जिसे एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है, एक भभकता हुआ एक द्रव होता है। जो सोना, जो बहुत निष्क्रिय धातु है, प्लेटिनियम निष्क्रिय धातु है, जैसी धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। अगला टॉपिक है हमारा सक्रियता श्रेणी, अर्थात जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या तो पेपर में सक्रियता श्रेणी नाम से आता है या विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम से आता है। कि सक्रियता श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो हम आपको बता दें, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखते हैं। धातुओं को कैसे क्रम में रखते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखते हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने एक श्रेणी बनाई हुई है जो धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ श्रेणी है। जैसे पोटेशियम है, सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर उससे कम सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, यहाँ पर सोना है। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो सभी धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हैं, अधिक क्रियाशील धातु हैं। और ये जो हाइड्रोजन से नीचे है ये क्या है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील
धातुएं हैं। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं स्थित हैं वो बेटा किससे अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं देती हैं। अब हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करें। प्रश्न इसमें महत्व भी जुड़ा होता है, तो महत्व क्या है इस श्रेणी का? तो बेटा जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो सभी किनसे अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन सी धातुएं? जैसे मैं कैल्शियम ले लूं, मैग्नीशियम ले लूं, तो ये सभी धातुएं किससे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। पहला महत्व यह है। दूसरा महत्व ये है कि हर एक धातु मतलब हर एक ऊपरी धातु अपने नीचे वाली धातु के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ले लूं यहाँ पर Fe, आयरन सल्फेट में क्या जिंक की छड़ डूबोगे तो होगा क्या? ये Zn Fe को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा? ZnSO4 और क्या Fe। क्यों? क्योंकि जो Fe है वो Zn की तुलना में क्या है? नीचे है, और नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। क्योंकि इन दोनों में क्रियाशीलता की तुलना करें तो Fe कम क्रियाशील है और ये क्या है? अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये आयरन सल्फेट के विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब आता है अधातु। अधातु क्या होते हैं? अधातु वह होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे हम आपको बता दें, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके Cl- बनाता है, अर्थात इसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या कह इसलिए ये क्या है? अधातु है। और इनके गुणों की चर्चा करें तो ये बेटा विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और इन्हें अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि, टंकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातुओं को पीटने पर टंकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आगे हम बात करें, जो अधातु होते हैं वो ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु? धातु एक है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु भी एक ही है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो क्या है? ब्रोमीन। आगे हम बात करें, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इनसे तार नहीं बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में बेटा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इनसे बेटा चद्दर नहीं बनाई जा सकती है। और आगे बात करें कि धातु जो होते हैं उनसे हम बेटा इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? चमक नहीं पाई जाती है। और इनको पीटने पर किसी भी प्रकार की टंकार ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और हम बात करें कि सर्वाधिक अगर कोई कठोर धातु है तो वह क्या है? कठोर धातु की बात करें, कठोर अधातु की बात करें तो वह क्या है? कार्बन का अपर रूप हीरा
है जो अत्यधिक क्या है, कठोर है। और हम बात करें कि चमक किस में पाई जाती है, तो कार्बन का ही अपर रूप आपका क्या है, ग्रेफाइट है, जिसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो बेटा ये हमारे महत्वपूर्ण नोट हैं कि कठोर अधातु क्या है, कार्बन का अपर रूप हीरा है, चमक जो वैसे चमक नहीं पाई जाती है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, फिर भी अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट और जो आयोडीन होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, चमक होती है। ये बेटा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है वो किसकी भांति कार्य करता है, सुचालक की भांति कार्य करता है। और हम आपको बता दें जो अधातु होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक है खनिज। आज हम खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज हम बता दें, खनिज क्या होता है, खनन से प्राप्त जो सामग्री होती है उसे खनिज कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं धातु प्रकृति में जिस अवस्था में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। तो बेटा खनिज क्या है, धातु प्रकृति में जिस अवस्था में मिलती है या पाई जाती है वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। जैसे हम बताएं कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट एक पृथ्वी में हमें जिस अवस्था में मिलता है, इसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। तो हम आपको बता दें एक कॉपर धातु तथा आयरन धातु का क्या होता है, खनिज होता है, जिसमें कॉपर धातु उपस्थित होती है और आयरन धातु उपस्थित होती है। तो खनिज क्या है, हमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो खनिज बेटा प्रकृति में कोई भी धातु जिस अवस्था में पाई जाए वह क्या है, खनिज है। हमारा अगला टॉपिक होता है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं बेटा, जिस खनिज से सरलता पूर्वक कम खर्चे में अधिक धातु प्राप्त की जा सके वह खनिज हमारे क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन खनिजों से हम कम खर्चे में और सरलता पूर्वक कम समय में अधिक धातु प्राप्त कर सकें वह हमारे क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। और एक और हम आपको बात बता दें कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कक्षा में सभी छात्र मॉनिटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सब जितने भी मॉनिटर होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी छात्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ये हमारा नोट महत्वपूर्ण है। बेटा पूछा जाता है पेपर में कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखिए। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि लोहे के अयस्कों के नाम लिखिए, तो आप मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट लिख सकते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट किसके अयस्क हैं, तो लोहे के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। ठीक इसी प्रकार बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है बेटा, कॉपर का अयस्क है, यानी तांबे का अयस्क है। चांदी की एक अयस्क का नाम लिखिए, तो अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट जो Ag2S है, जो किसका अयस्क है, चांदी का अयस्क है, अर्थात सिल्वर का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है, सिनेवार बेटा पारा का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है Hgs। क्या है,
HGS। बेटा हम आपको बता दें कि अयस्कों के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा हम प्रमुख अयस्क के बारे में बता दें। प्रमुख अयस्क क्या होते हैं? तो प्रमुख अयस्क वह होते हैं जिस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना सबसे सरल होता है, वह हमारे कौन से अयस्क कहलाते हैं? प्रमुख अयस्क कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे वे अयस्क जिनसे धातु को सुगमता पूर्वक और सहज तरीके से सरल माध्यम से प्राप्त किया जा सके, वह हमारी कौन से अयस्क कहलाएंगे? प्रमुख अयस्क कहलाएंगे। स्टार्ट। बेटा अगला टॉपिक है निस्तापन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निस्तापन क्या होता है? तो जिन अयस्कों में कार्बोनेट, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। हमारा टॉपिक है खनिज। आज हम खनिज के बारे में पढ़ते हैं। तो खनिज हम बता दें, खनिज क्या होता है? खनन से प्राप्त जो सामग्री होती है उसे खनिज कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं धातु प्रकृति में जिस अवस्था में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। तो बेटा खनिज क्या है? धातु प्रकृति में जिस अवस्था में मिलती है या पाई जाती है वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। जैसे हम बताएं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट एक पृथ्वी में हमें जिस अवस्था में मिलता है, इसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। तो हम आपको बता दें एक कॉपर धातु तथा आयरन धातु का क्या होता है? खनिज होता है, जिसमें कॉपर धातु उपस्थित होती है और आयरन धातु उपस्थित होती है। तो खनिज क्या है? हमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो खनिज बेटा प्रकृति में कोई भी धातु जिस अवस्था में पाई जाए वह क्या है? खनिज है। हमारा अगला टॉपिक होता है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं बेटा? जिस खनिज से सरलता पूर्वक कम खर्चे में अधिक धातु प्राप्त की जा सके, वह खनिज हमारे क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन खनिजों से हम कम खर्चे में और सरलता पूर्वक कम समय में अधिक धातु प्राप्त कर सकें, वह हमारे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। और एक और हम आपको बात बता दें कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कक्षा में सभी छात्र मॉनिटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सब जितने भी मॉनिटर होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी छात्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ये हमारा नोट महत्वपूर्ण है। बेटा पूछा जाता है पेपर में कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखिए। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि लोहे के अयस्कों के नाम लिखिए, तो आप मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट लिख सकते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहे के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। ठीक इसी प्रकार बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है बेटा? कॉपर का अयस्क है, यानी तांबे का अयस्क है। चांदी की एक अयस्क का नाम लिखिए। तो अर्जेंटाइट जो Ag2S है, जो किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है, अर्थात सिल्वर का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार बेटा पारा का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। क्या है? HgS। बेटा हम आपको बता दें कि अयस्कों के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा हम प्रमुख अयस्क के बारे में बता दें। प्रमुख अयस्क क्या होते हैं? तो प्रमुख अयस्क वह होते हैं
जिस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना सबसे सरल होता है वह हमारे कौन से अयस्क कहलाते हैं? प्रमुख अयस्क कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे वे अयस्क जिनसे धातु को सुगमता पूर्वक और सहज तरीके से सरल माध्यम से प्राप्त किया जा सके वह हमारी कौन से अयस्क कहलाएंगे? प्रमुख अयस्क कहलाएंगे। स्टार्ट। बेटा अगला टॉपिक है निस्तापन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निस्तापन क्या होता है? तो जिन अयस्कों में कार्बोनेट, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड युक्त कहने का तात्पर्य यह है कि वे अयस्क जिनमें कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइडों के जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों का हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनको गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। यह निस्तापन कहलाती है। जैसे ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम का अयस्क है, तो इसमें कार्बोनेट युक्त अयस्क है। इसको हम क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और बेटा कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड युक्त अयस्कों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेटा गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने ये लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम का ही अयस्क है, लेकिन यहाँ पर देखिए OH यानी हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड है तो इसे धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेटा क्या करेंगे? उच्च ताप पर गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा भर्जन। तो भर्जन क्या है? भर्जन में हम क्या करते हैं कि जो सल्फर युक्त अयस्क होते हैं उनका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं और धातु ऑक्साइडों को प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये FeS लिखा है और ये आयरन सल्फाइड लिखा हुआ है। आयरन सल्फाइड को हम क्या करें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करें? गर्म करें। तो होगा क्या? हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड में क्या? 2FeO और साथ ही साथ क्या? SO2। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ 2 हैं तो क्या कर देंगे? 2O2। तो भर्जन क्या है? भर्जन बेटा सल्फर युक्त अयस्कों का ऑक्सीजन की कहाँ उपस्थिति में करवाते हैं, जबकि निस्तापन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड युक्त अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं और धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर इतना है कि निस्तापन बेटा कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है और भर्जन सल्फर युक्त अयस्कों का किया जाता है। निस्तापन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन की क्रिया किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दोनों में मुख्य अंतर इतना है। हम विद्युत अपघटनी विधि पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी यह विधि धातुओं के शोधन की सबसे अच्छी विधि है। धातुओं के शोधन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें हम क्या करते हैं? हमें जिस धातु का शोधन करना होता है उस अशुद्ध धातु का हम एक क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। और जिस शुद्ध धातु का एक हम पतला सा क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। और जिस धातु का हमें शोधन करना है वो अशुद्ध धातु का हम क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। और इसमें विद्युत अपघट्य भर देते हैं उसी धातु का। जैसे इसमें हमने
होते ही विद्युत अपघट्ट भर दिया, और विद्युत अपघट्ट भरने से क्या होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। एनोड को बेटा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देंगे, और जो आपका कैथोड है शुद्ध धातु वाला, उसको आप बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दोगे। तो इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा, और धारा का प्रवाह होगा तो जो अशुद्ध धातु है वह विद्युत अपघट्ट में घुलकर और विद्युत अपघट्ट से होकर के कैथोड पर एकत्रित होती जाएगी। कैथोड पर एकत्रित होती जाएगी, और जो हमारी अशुद्ध धातु का जो एनोड बना हुआ है वो धीरे धीरे पतला पड़ता हुआ चला जाएगा, और इससे इसमें जो अशुद्धियां हैं वो यहाँ पर एनोड के नीचे एकत्र होती जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मड कहेंगे। तो विद्युत अपघटन विधि क्या है, यह है बेटा धातुओं के शोधन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है कि हम अशुद्ध धातु या जिस धातु का हमें शोधन करना होता है उसका हम एनोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं, और शुद्ध धातु का हम कैथोड बना लेते हैं, और उसी धातु का हम यहाँ पर विद्युत अपघट्ट भर लेते हैं, और फिर एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिसमें हम एनोड को बेटा बैटरी के धन टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। फिर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है उसमें हमारी जो अशुद्ध धातु की एनोड है वो पिघलने लगती है, और उससे शुद्ध धातु बेटा कैथोड पर जमा होने लगती है, यानी एकत्रित होने लगती है, और उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड के नीचे बैठने लगती हैं, जिसे हम बेटा मड कहते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो क्या होती है, कैथोड होती है, वो मोटी होने लगती हो, ये धीरे धीरे क्या बनने लगती है, पतली होने लगती है। देखिए, यह विधि धातुओं के शोधन की सबसे अच्छी विधि है। इसमें जिस धातु का शोधन करना होता है उसका एनोड तथा शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, एक पतला कैथोड बनाते हैं, तथा धातु लवण विलयन का अपघट्ट की तरह उपयोग करते हैं। फिर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जिससे एनोड से क्या होने लगता है, एनोड से शुद्ध धातु अपघट्ट में घुलकर कैथोड पर क्या होने लगती है, एकत्र हो जाती है, तथा अशुद्धि एनोड की कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मड कहते हैं। ऐसे ही हमें बिल्कुल परीक्षा में ये चित्र बनाना है और इतनी सी भाषा लिखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। देखिए, उपधातु क्या है बेटा, उपधातु हम आपको बता दें, उपधातु वे होते हैं जो धातु व अधातु दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे AS आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। और ये तो बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा गया है। SB है, तो SB एक एंटीमनी कहलाता है, और एंटीमनी क्या है, उपधातु है। SB एंटीमनी क्या है, उपधातु है। बेटा आप लोगों को मैंने बताया है कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और हमने यह भी पढ़ा है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बेटा उपधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न बना है, और एक ये भी ध्यान रखना है कि उपधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो उपधातुओं के ऑक्साइड बेटा उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। देखिए, मिश्र धातु हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मिश्र धातु क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं।
तो मिश्र धातु एक क्या होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम बेटा क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है जो किस किस से मिलकर बना है, तो बेटा कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर कहें Cu और जिंक कहें Zn। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पिताजी, यानी हमने आपको ट्रिक क्या बताई, पिताजी यानी पी से पीतल और ता से तामा और जी से जिंक, यानी पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, तामा और जिंक धातुओं का मिश्रण है। और इसका प्रयोग काय के लिए करते हैं, तो बर्तनों के निर्माण में भी, बर्तन बनाने में हम पीतल का प्रयोग करते हैं, और मूर्तियों के निर्माण में भी हम पीतल का प्रयोग करते हैं। जो मंदिरों की घंटियां होती हैं उनको बनाने में भी हम पीतल का प्रयोग करते हैं। अगली मिश्र धातु की बात करें, कांसा। कांसा भी बेटा एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। बेटा कॉपर Cu होता है, टिन आपका क्या होता है, Sn होता है। तो इसको ऐसे याद किया है, काका टी, यानी काका टी का अर्थ क्या है, का से कांसा, का से कॉपर, टी से क्या, टिन, तो क्या बन गया, कांसा। कांसे का प्रयोग भी बेटा बर्तनों बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में और आदि आदि चीजों में किया जाता है। अगली बात करें हम किसकी, अगली बात हम करें टाका। टाका किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो बेटा आपको बता दें, पीबी और Sn, टिन, दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, टाका एक मिश्र धातु है जो लेड और टिन से मिलकर बनी हुई है। और यह बेटा जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है अमलगम। अमलगम क्या होते हैं बेटा, जैसे कॉपर Cu, सोना Au, टिन Sn, सोडियम Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag। मतलब कॉपर, सोना, टिन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर आदि धातुओं को अगर हम पारे में मिलाकर के एक मिश्रण बनाएं तो बना मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉपर, सोना आदि का पारा के साथ मिश्रण जो होता है वह अमलगम कहलाता है। और यह जो अमलगम होता है एक मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमलगम है, तो अमलगम एक मिश्र धातु है। क्या है, अमलगम मिश्र धातु होती है, क्योंकि Hg क्या है, पारा, और पारा एक क्या है, द्रव धातु है। और द्रव धातु में हम क्या करें, कॉपर को मिला दें, सोने को मिला दें, चांदी को मिला दें, पोटेशियम, टिन आदि धातुओं को मिला दें, तो जो हमें मिश्र धातु प्राप्त होती है इसे हम अमलगम कहते हैं। और हम आपको बता दें, जो आयरन होता है और प्लेटिनियम होता है ये पारे के साथ अमलगम नहीं बनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती हैं, तो आयरन और प्लेटिनियम क्या अमलगम नहीं बनाती हैं, जबकि पारे के साथ इतनी जो ये धातुएं लिखी हुई हैं ये सभी क्या बनाती हैं, अमलगम बनाती हैं। और अमलगम एक क्या है, मिश्र धातु है। बेटा सोने की मिश्र धातु, सोना बहुत नर्म होता है और शुद्ध सोने को हम आभूषण में नहीं बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो 24 कैरेट सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है,
और शुद्ध सोने के हम आभूषण नहीं बना पा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत नर्म होता है, बहुत मुलायम होता है। और तो फिर क्या करें, इसमें बेटा हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं और अशुद्धियों से मिला करके इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है और उससे फिर क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। मतलब 22 कैरेट सोना होता है और दो जो कैरेट बचता है उसमें क्या मिलाई जाती हैं, अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। या तो हम तांबा मिला दें और या उसमें चांदी मिला दें 2%, बाकी 22 कैरेट आपका क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, तब हम उनके आभूषण बनाए सकते हैं।